बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के असहाब जवाब दे रहे हैं? वो जो मीटिंग शीटिंग करते हैं तर्जमानों की, पार्टी की और फिर काबीना की, उसके बाद वो जाते कहाँ पे हैं? ये आज कुछ खबर मिली है, तो बहरहाल ये फिर आपके साथ शेयर करनी होती है मुझे। और फिर नवाज शरीफ साहब ने जो गो अहेड दिया है, क्या वो कुछ शराइत के साथ है या वैसे ही कोई धमाका होने जा रहा है जिसके नतीजे में इमरान खान का इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो जाएगा? इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात, पहले फवाद चौधरी साहब, आज़म स्वाति साहब इलेक्शन कमीशन के लेते रहे और आज शिबली फराज साहब ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी और साइंस के वज़ीर हैं, उन्होंने जनाब एक नया शुरू कर दिया है प्रोपेगेंडा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि जनाब हम पंजाब में और इस्लामाबाद में ईवीएम मशीनों के ज़रिए इलेक्शन चाहते हैं। पहली बात तो ये है भाई, वो पूरा इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन है वो ईवीएम के ज़रिए नहीं हो सकता। उसमें लिस्ट होती है, कुछ और मामलात होते हैं। सिर्फ कौमी असम्बली का या मेयर्स वगैरह का जो इलेक्शन है वो हो सकता है। ये आपने खुद तस्लीम किया है इस्लामाबाद के इलेक्शन के हवाले से। और फिर कहते हैं जनाब महीना हो गया है, बिल आ गया है, कानून बन गया हुआ है कि ईवीएम मशीनें जो हैं वो बनाई जाएंगी, लेकिन कोई टेंडर शेंडर ही नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने, और ये तखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस टाइप कोई उन्होंने किया। और आज़म स्वाति और फवाद चौधरी ने माफ़ी मांग ली थी। बहरहाल उन्होंने अपने आप को तहम्मुल का मुजाहरा किया, रोका, इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उनको माफ़ कर दिया, माफ़ीनामा कबूल कर लिया। अब ये शिबली फराज साहब शुरू हो गए। वजह इसकी ईवीएम, वो जो पहले बल्दियाती इलेक्शन केपी वाले हैं उससे इतने बुखलाए हुए हैं, अब ये ईवीएम के ज़रिए शायद कोई समझते हैं कि हम धांधली शांधली कर लेंगे, लेकिन वो धांधली आसान नहीं होगी। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, इस वक्त निगरान हुकूमत होगी, इन्होंने कहने पूछना दो, और अगर इन्हें पूरा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हाथ उठा लिया गया फिर तो वो ईवीएम के गलत इस्तेमाल के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो ये शिबली फराज साहब का बयान है ना, उन्होंने पूरी नज़र रखी इलेक्शन कमीशन ने, उसको बड़ा नापसंदीदगी का इजहार किया गया है वहाँ। इलेक्शन कमीशन के ज़राए बता रहे हैं, वो उन्होंने बताया कि जनाब इनको शायद पता ही नहीं, शिबली फराज साहब को उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी की है, नाम नहीं लिया उन्होंने उनके ये टेक्निकल मामलात हैं, इनको शायद पता ही नहीं। कोई अगर टेंडर देने हों, मशीनें मंगवानी हों, तो उसके लिए कोई 19-20 किस्म के मराहल हैं जिन्हें तय करना होता है। उसके बाद उसकी कुछ थर्ड पार्टी ऑडिट होना होता है, मशीनों की चेकिंग होनी होती है, मशीनों का ये देखना होता है कि आइन के तहत जो ज़रूरी लवाजमात हैं कि वोट को खुफिया रखना, उस हद तक जो कानूनी तकाज़े हैं, आइनी तकाज़े हैं, उनको कैसे पूरा किया जाना है चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें देखने वाली होती हैं। वो कहते हैं जनाब एम ही इलेक्शन कमीशन में ना डालते जाएँ सारा कुछ। इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये तो पहले ही टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर चुका है। पहले भी ये कानून आने से पहले भी जो ईवीएम मशीनें थी उनको चेक चुक किया जा चुका है, उनका फ्रांसिक ऑडिट करवाया जा चुका है एक मरतबा। और फिर असल में मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन से ये खौफजदा इसलिए हैं कि फैसल वाडा साहब जो हैं ये समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, ना इलेक्शन कमीशन को पता होगा या फिर इनको पता होगा कि इन्होंने जो फैसल वाडा वाले केस में जो हक़ाइक़ पेश किए हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। फैसल वाडा साहब का मुंह तो उतरा हुआ था उस दिन जब वो फैसला महफूज हुआ है, और इलेक्शन कमीशन कुछ ज़्यादा लंबा फैसला महफूज भी नहीं करता अदालतों की तरह। वो एक आध हफ्ते में अपना फ़ैसला जो है वो सुना देते हैं। और फैसल वाडा साहब का जो बयान अल्फी है बतौर MNA, जब 2018 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था MNA के लिए, तब उन्होंने बयान अल्फी दिया कि मैंने शहरियत छोड़ दी हुई है, अमेरिका की पाकिस्तानी शहरी हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि शवाहद ये हैं कि नहीं छोड़ी थी इन्होंने, और इसीलिए इन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ के फिर सेनेट में अभी जब हाल ही में इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ चले गए ताकि मेरी वो नहली वाला मामला ही ख़त्म हो जाए। लेकिन वो क्योंकि बयान अल्फी आया हुआ है, बयान अल्फी की बुनियाद पर अगर झूठा बयान अल्फी दिया गया हो फिर नहली जो है वो हो जाती है 62(1)(f) वाली, वही सादक और अमीन नहीं है। तो इन्होंने कहा जनाब, अब अदालत पूछा गया इनसे कि उनका जनाब वहाँ
मैं तो दरअसल ना वहाँ का पैदाइशी अमरीकी हूँ, इसलिए मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी वहाँ उसके लिए, सिटीज़नशिप के लिए। मैं तो पैदाइशी वहाँ, वो बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने पेश किया, ये पेश नहीं किया उन्होंने कि जनाब ये मैंने शहरियत छोड़ दी। उन्होंने कहा शहरियत छड़ने वाला दसो कितने हैगा। वो जी मैंने पासपोर्ट मनसूख करवा दिया था। पासपोर्ट मनसूख करवाया था अमरीकी, तो कब करवाया था? और फिर नादरा से कोई हेल्प लेने की कोशिश की, कोई बादशाह ऐसी बनाने की कोशिश की कि जनाब मैंने वो जो दोहरी शहरियत वाला बंदा होता है उसको कोई कार्ड जारी करती है पाकिस्तानी हुकूमत, लेकिन जो सिंगल नेशनैलिटी वाला होता है यानी सिर्फ पाकिस्तानी शहरी होता है उसको कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया जाता है। और मुझे 29 मई 2018 को वो शनाख्ती कार्ड जारी हो गया था, जो इलेक्शन से पहले, यानी इसका मतलब मैं पाकिस्तानी शहरी था, बरतानवी अमरीकी शहरियत छोड़ दी थी। लेकिन इनके जो लबो लहजे से ये लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन को मुतमिन नहीं कर सके, इसलिए ये कोई ऐसी टामकटोइयाँ को इस तरह के हरकतें कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को जितना बदनाम किया जा सकता है, जिन्ना उन्होंने गंद सुटिया जा सकता है जानबदारी का, वो इल्ज़ाम लाते रहें। लेकिन इलेक्शन कमीशन, मुझे वैसे हैरत है कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी डटा हुआ है। माजी की निस्बत ये बड़े मजबूत लोग हैं इस दफ़ा जो हैं। वो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब बहुत दयानतदार आदमी है, लेकिन ज़रा सा प्रेशर पड़ा तो रिज़ाइन करके चले गए थे। ये वाले साहब जो हैं, ये इलेक्शन कमीशन वाले, ये मुझे बंदे कुछ डाटे लग रहे हैं। और फिर वो मैंने कहा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान खाली नशिस्तें हैं उनके लिए तकरीबन इनका आपस में मामला तय पा चुके होंगे, इत्तफाक़ राय से आएंगे। असद उमर और साद रफ़ीक की शायद आज मुलाकात भी हुई है, तो वो जल्दी पार्लियामानी कमेटी में भी ये तय हो गया था यार मिल बैठ के आपस में तय कर लो। अब इमरान खान साहब जो हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो घबराए हुए हैं, बुखलाए हुए हैं, हाथ पाँव फूले हुए हैं, आज फिर पार्टी तर्जुमानों का इजलास, वो रूटीन की बात, यानी कि मशवरा करते हैं पार्टी तर्जुमानों से, और पार्टी तर्जुमानों का कि जनाब नवाज शरीफ तक हम चुक दो, शहबाज शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली, इन्होंने करप्शन खोल दो। वो करप्शन भाई आप 3-3.5 साल से लोगों को दिखा रहे हैं, जैसे जैसे करप्शन कर रहे हैं वो करप्शन कार्ड ख़त्म हो गया है, वो अब लोग उससे इम्प्रेस नहीं होते, ये बार बार लगे रहते हैं उसी में। और वो कहते हैं जनाब ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ताहियात नहली ख़त्म हो जाए, जैसे हम 2-3 दिन से भी इलाज कर रहे हैं, कई दिनों से बता रहे हैं किस तरह के कोई सुप्रीम कोर्ट बार ये वो को मामला चल रहे हैं कि उनकी नहली ख़त्म करने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं। और अगर नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी है तो फिर सारी जेलें ही खोल दें। ये ना दरअसल वो हिटलर के थे ना वज़ीर बराए प्रोपेगेंडा जोसेफ गोबेल्स, मुझे लगता है ये उनके पैरोकार हैं। वो उनके हवाले से मशहूर है कि वो कहते थे कि झूठ इन्ना झूठ बोलो कि उन लोगों ने सच लगन लग जाए। एक ही बात, एक ही झूठ बार बार बोलते जाए। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर, तो उनसे मैंने यही बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है एक बीमारी भी होती है, बड़ा औखा जा ना लिया उस बीमारी का। उनका जी एक बीमारी भी होती है, वो बाज़ाहिर बंदा तंदुरुस्त लगता है, लेकिन वो बीमारी ये है कि जब बंदा एक तख़य्युलाती स्टोरी बना लेता है। उन्होंने मुझे मिसाल भी दी कि फ़र्ज़ करें कोई एक्सीडेंट होता है किसी ट्रेन का, और कोई बंदा उस हादसे से कोई 25 किलोमीटर दूर कहीं रहायश पजीर है, दूसरे दिन उसकी तफसीलात वो देखता है, और वो अपने तख़य्युल में एक स्टोरी बना लेता है कि मैं वहाँ मौजूद था, और फिर उस अपने तख़य्युल में ये सोच लेता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, और वो इस स्टोरी को इतनी मरतबा बताता है बार बार लोगों को कि उसे एक मौका ऐसा आता है कि उसे खुद ये लगने लग जाता है कि यार मैं वाकई वहाँ मौजूद था, मैं एनी शाह था, यानी वो उस स्टोरी का एक किरदार बन जाता है। और फिर वो एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये मैंने ऐमी घड़ी हुई कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है यार कोई इस तरह का मामला इनको हो गया हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम, अल्लाह रहम करे। वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त होने चाहिए, ये डॉक्टर ताई मारते रहते हैं। और मैंने उस बीमारी का नाम भी औखा जहा, अगर आप में से कोई डॉक्टर हैं तो अगर ऐसी कोई बीमारी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि हाँ ये फ़लाँ बीमारी होती है। इस तरह की कहानियाँ को नहीं तो होती हैं जो शॉर्ट स्टोरीज़ अंग्रेज़ी की उसमें कोई, लेकिन वो डॉक्टर साहब ने जो कहा है
वो मुझे भूल गया नाम, मैं उनसे पूछ लूँगा, लेकिन आप भी कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। और फिर तंजीमें शंजीमें तोड़ दी इन्होंने, पिछले भी लाग में मैं जिक्र किया था पार्टी की, तो तंजीमें तोड़ दी हैं, तो जिसकी वजह से ये सारा हुआ है, ख़राबी हुई है। अब खान साहब को डायरेक्ट तो कहता कोई नहीं, वो खान साहब के जो चहेते हैं ना, उनके खिलाफ लेटरबाजी हो रही है। अमीन गंडापुर के खिलाफ खत चले गया, प्रवेश खट्टर के खिलाफ शिकायत चली गई, फ़लाँ के खिलाफ चली गई, फ़लाँ के चले गई। वो कुछ सूबाई वज़ीर सेहत हैं उनके, वो उन्होंने खत लिख दिया है, एक दूसरे पे डाल रहे हैं। असल में कसूर तो खान साहब का है, और खान साहब मान नहीं रहे कि मेरी वजह से हार रहे हैं। वो कहते हैं जनाब हमने टिकट गलत दिए। यार एक आम आदमी को टिकट देंगे और एक वज़ीर के भाई को देंगे, और वज़ीर उसका मेन सपोर्टर होगा, तो वज़ीर वाला बंदा जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं ये एक आम वर्कर के। वर्करों ने तो देखना होता है, जिन्होंने वोटरों ने देखना काम कौन करेगा, काम तो वज़ीर का भाई करेगा। बहरहाल टिकटों की तकसीम गलत हो भी गई है, तो अब ये तंजीमें में तोड़ के बैठ के हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शनों से ये भाग रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। केपी में भी जो दूसरा मरहला है वो मेरा ख्याल शायद आगे चले जाए मौसम गर्मा में, क्योंकि और उस वक्त तक पता नहीं इनकी हुकूमत होनी भी है कि नहीं होनी। और वो बात जो कह रहे हैं ये चले कहाँ जाते हैं, कहाँ पनाह लेते हैं, ये जो गोबिल्स का जो इजलास बुलाते हैं उसके बाद, तो इनके वो सारे पार्टी के तर्जमानों में से हैं, एक इनके तर्जमानों में से, पार्टी के तर्जमान में कहूँगा या नहीं, हाँ तर्जमानों में से हैं, इनके मीडिया के एक आदमी हैं जो जनाब इनको कोई अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने कहा जी पहले खान साहब जब मीटिंग करते थे तो काफ़ी देर तक वो, यानी कि ये नहीं कि कागज़ों में जितना एजेंडा है बस थोड़ी बहुत 2-4 चीज़ें निपटाई और चले गए। खान साहब पूरी तफसीलात, तफसीली गुफ्तगू, अपने ख्यालात, दूसरे का सारा कुछ, एक लंबी चौड़ी मीटिंग, यानी कि जो हम सोच के जाते थे फाइल लेके कि ये आधे घंटे में काम खत्म हो जाना, 15 मिनट में खत्म हो जाना, अगर 15 मिनट का सोच के जाते थे तो 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते थे। अब खान साहब जो हैं वो मीटिंग को करते हैं थोड़ा सा मुख्तसर, और मीटिंग से पहले कुछ 2-4 बंदों से मीटिंग, और मीटिंग के बाद वो अचानक गायब हो जाते हैं। अगर वज़ीर आज़म हाउस में हैं तो फिर भी, अगर बनी गल्ला में हैं तो फिर भी, वो कहते हैं कि जनाब वो अपनी रहायशगाह में जाके पनाह गज़ीन हो जाते हैं। अब पता नहीं वहाँ से कोई उनको शक्ति मिलती है या क्या होता है, या वहाँ कोई बहुत बड़े मशीर हैं उनके जो वो आवाम के सामने नहीं लाना चाहते। वो कहते हैं कि जाके अपनी रहायशगाह में, जो रहायश है उनकी बनी गल्ला में, या रहायशी कमरे या ख्वाबगाह कह लें आप, फिर वो वहाँ चले जाते हैं और काफ़ी देर वो वहाँ रहते हैं। एक मीटिंग के दौरान वहाँ नहीं बैठे रहते, यानी कि फ़र्ज़ करें कि अपने ऑफिस में बैठे होंगे, एक मीटिंग ख़त्म हुई थी, दूसरी मीटिंग आधे घंटे बाद है, तो वो मीटिंग का वक्फा ज़्यादा हो जाता है, आधे घंटे बाद मीटिंग नहीं होती, ज़्यादा फ़ौरन शुरू हो जाती है, या फिर वो गायब हो जाते हैं। और ये मुझे नहीं अब समझ आ रही कि वो कोई रूहानी मसला है या कहीं से वो शक्ति मिलती है उनको, या क्या होता है। बहरहाल वो ये भी इस हवाले से भी जो लोग कहते हैं कि बंदा थोड़ा तन्हाई पसंद हो जाए, अलग में बैठ के सोचने लग जाए, तो उसका भी कोई मामला गड़बड़ होता है थोड़ा सा, वो लहज में बैठ जाए, बेजार हो जाता है, कहते हैं आदम बेजार, इस टाइप कोई मामला खान साहब का हो गया हुआ है। और मैं तो फिर यही कहता हूँ कि अल्लाह करे ये सारी बातें बूतें जो हैं इधर उधर की, वो तर्जमान झूठ भी तो बोल सकता है यार, खान साहब तकड़े होन, मूँह शू लटके, या टीवी शीवी तो देखते हो तो इन्हों के मूँह शू लटके हुए हैं, उतों हो सकता कल फिर तकड़े हो जाए। अभी तो ताज़ा शिकस्तें हो रही हैं इनको, और फिर नून लीग वाले और जरदारी साहब बड़े अग्रेसिवली अब मैदान में खेल रहे हैं। और कल जो ख्वाजा रफ़ीक की बरसी पे बाछें खेली हुई थी इनकी, और एजाज सादक साहब बड़के छिड़के मार रहे थे कोई, और शहबाज शरीफ ने भी बड़े, यानी जो एतमाद जरदारी साहब में और नून लीग के रहनुमाओं में नज़र आ रहा है ना, उससे लगता है कि खान साहब, वो मैंने कल भी जिक्र किया था, जब वो उनकी सफ़ें इधर उधर हो रही हों मुखालफिन की, तो दूसरों की साबबंदियाँ खुद ही मजबूत हो जाती हैं और सफ़ें खुद ब खुद ही, ये भी एक नफसियाती पहलू है। अब आते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, एजाज सादक साहब गए वहाँ लंदन, जहाँ बड़ी अफवाहें, और फिर हमारी इतला के मुताबिक कुछ ख़ास लेके नहीं आए,
लेकिन कल उन्होंने कहा जनाब मैं जो खुश हूँ इतना, मेरी बातें खिली हुई हैं, इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं ओके बहुत कुछ लेके आया हूँ। और फिर वो टीवी चैनल्स वाले जो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत उनकी हो रही है ऑन रिकॉर्ड, तो वो कह रहे हैं यार मैं बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकता। तो अब ये पता ये चला है कि नवाज शरीफ साहब, मैं पहले भी लाख मेरे पिछले भी लाख सुन लें, उसमें ये बार बार कहता रहा हूँ कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि इमरान खान शहीद हो, सियासी शहीद बने, और उस बुनियाद पे, उस वाक़े की बुनियाद पे ये दोबारा इलेक्शन में आए। और उनका ये ख्याल था नवाज शरीफ साहब का, और उनके हम ख्याल जो लोग दीगर लोग हैं कि इसको 5 साल पूरे करने दें। 5 साल में ये खुद ही ना सिर्फ खुद ख़त्म हो जाएगा बल्कि इसकी जमात भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा नालायकियाँ ये कर रहे हैं और इतने झूठ जाट, वो तो सारा कुछ है, अदारों का इस्तेमाल, वो सारा कुछ है लोगों की नज़र में। ज़ाहिर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हार रहे हैं सारे, केपी में जो बुरा लिंग अपना गढ़ है ये एक तरह से, वहाँ ये बुरी तरह पिट गए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ये इमरान खान 1.5 साल और रह गया, अगले बजट में भी गड़बड़ करेगा, फिर उससे अगले बजट में भी गड़बड़ करेगा, फिर IMF के साथ मजीद माहदे करेगा, इकानमी के इनको पता है कोई नहीं, एक वजीर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है। तो बेहतरीन मौका है इमरान खान को सियासी तौर पर ख़त्म करने का कि इसको करने दे 5 साल। ये थी उनकी थ्योरी नवाज शरीफ साहब की पीढ़ी। इसलिए वो कभी लॉन्ग मार्च से इधर उधर हो जाते थे, कभी तहरीक अदमतमाद से इधर उधर हो जाते थे, लोहा गर्म होता था तो उनको थोड़ा पकड़ाया जाता था, मारो थोड़ा और नहीं मारते थे। अब ये पता चला है एजाज सादक साहब के साथ बात ये हुई है, यहाँ से पार्टी लोगों का वो पैगाम लेके गए हैं कि जनाब लोग बड़े तंग ने दे कोलों, इनू ख़त्म करते करते, यानी इमरान खान को सियासी तौर पर ख़त्म करते करते कहीं मुल्क का कोई बड़ा नुकसान ना करवा बैठे। ये बात है कि अगर 5 साल, ये 1.5 साल और रह गया, 3.5 साल में इतना नुकसान इसने किया है इस मुल्क का, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया, चीज़ का भट्ठा बैठ गया है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, कर्जे लेने पड़ रहे हैं सऊदी अरब से सिर्फ पैसे रखने के लिए कि हमारे यहाँ यार बैंक च रख दो, स्टेट बैंक 4% सूद देवांगे भाई जी, 4% सूद। ये इस तरह का मामला बना हुआ। वहाँ साकडार साहब ने मदद की एजाज सादक साहब की, और उन्होंने भी ये कहा नवाज शरीफ से कि नवाज शरीफ साहब आप उसको ख़त्म करते करते कहीं मुल्क के लिए कोई बड़ा सानहाना पैदा कर देना, इसको जितनी जल्दी भेजा जाए उतना ही बेहतर है। तो उस पे नवाज शरीफ ने, ये ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है ओके ठीक है, मुल्क अहम है, इसका सियासी कदकाठ कम जितना होना था और मज़ीद जितना होना है वो उसको छोड़ दें, आप मुल्क बचाएं। मुल्क को बचाने के लिए जो हो सकता है, इसको घर भेजने के लिए वो ओके। लेकिन एक बात जो उन्होंने की है, वो उन्होंने ये कहा है कि किसी के नाल कोई कमिटमेंट ना करना। ये बात मैं आपके इल्म में ला रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं, किसी रावलपिंडी भी हो सकता है, आप पारा भी हो सकता है, अतहादी भी हो सकते हैं, जो इमरान के अतहादी हैं, जो उनको छोड़ना चाहते हैं, और इमरान के अपने लोग जो जैसे जहांगीर तरीन ग्रुप और दीगर 25-30 लोग जो हैं, जो जवेल लतीफ़ साहब कहते हैं हमारे राब्ते में 10 बंदे, पता नहीं कितने बंदे, और कुछ ऐसी इतलात हैं कि वो सारा वो कहते हैं जनाब हमें टिकट दे देना अगला, असी आ जाने छड़ देने। वो नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि किसी के नाल कमिटमेंट नहीं करनी, कोई वादा नहीं करना किसी के साथ। और वो उस बात पे वही बात वो कह रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट का हमें कोई सहारा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए शफाफ इलेक्शन, और जो कानून के मुताबिक जिसकी हुकूमत बनती हो वो हुकूमत बनाए और मर्जी करे, सारे बंदे अपने आईनी हदूद में रह के काम करें। तो ये अब उन्होंने ये किया, और राब्ते शाब्ते वो होमवर्क इनका कुछ काफ़ी हद तक मुकम्मल है। और वो मैंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये इनको मशवरा दिया हुआ है, और उस मशवरे पे वे बड़ी ये पक्के हो गए हुए हैं कि भाई जी अदम एतमाद के हवाले जो भी इक़दाम करना है उसको लीक नहीं करना, पहले उस काम को मुकम्मल करना है, क्योंकि फिर कुछ कुफतें कुछ पड़ जाती ना बीच में, कोई यार दोस्ती पै जाते ने बच्चे, यार समझा करो तुम,
ठीक है ना। और खान साहब के अपने वो में तरले भी काम आ जाते हैं, बाज़ औक़ात कुछ लालच लूलच से भी काम चल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब अचानक कुछ ऐसा करेंगे कि कौम की जान छूट जाएगी खान साहब से। अब खान साहब के जो पैरोकार हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो कुछ और अंदाज से सोचते होंगे, लेकिन जो अक्सरियत है, जिन लोगों को मैं देखता दुखता हूँ, दुकानदार से लेके साफियों तक, वो तो सारे कह रहे हैं यार बेड़ा गर्क हो गया। इवन जो इनको लेके आए थे वो भी यही कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब इंशाल्लाह जल्द कोई ऐसा काम होगा जिसमें धमाका कह लें आप, कोई ऐसा धमाका होगा जिसके बाद वो इक़्तिदार जो है उस धूल में इनका नवाज जब धूल बैठेगी या जो भी होगा, तो इमरान खान साहब का जो इक़्तिदार का जो कुर्सी है वो हिल चुकी होगी, वहाँ किसी और के आने की तैयारियां हो रही होंगी। इस तरह की बातें जो हैं वो मार्केट में हैं। और नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं फिर बता दूं, उन्होंने गो अहेड दिया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि किसी के साथ कोई वादा वाइद नहीं करना, कोई कमिटमेंट नहीं करनी, जमहूरी और आइनी रास्ता इख्तियार करना है। ये 5 साल वाली बात छोड़ दें। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मुल्क ज़्यादा अहम है, बजाय इसके कि हम इस चक्कर में रहें कि जनाब ये अपने वजन से खुद गिरेगा और ऐसा गिरेगा कि दोबारा उठ नहीं सकेगा। वो कहते हैं मुल्क भी ऐसे तरीके ना दिख जावे, ये मसला बना हुआ है कि मुल्क भी मुँह पार ना जा पावे कि दोबारा उठ ही ना सके। इसलिए ये अब थोड़े से एक्टिव हुए हैं। अवाम में भी एक तरह से थोड़ी सी मुज़ाहमत और इस तरह के ख्यालात आ रहे थे, जनाब ये अपने इक़्तिदार अपने कम वास्ते सोच रहे हैं, साड़ी कोई सुनता ही नहीं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।